हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 6 नवंबर की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली एनसीआर में फिर लगे भूकंप के झटके, एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार कांपी धरती। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में ऑड इवन का ऐलान, स्कूल बंदी पर भी बड़ा फैसला। अडानी हिंडनबर्ग मामले में जनहित याचिकाओं की हायरिंग पर हो रही देरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया मामले को देखने का आश्वासन। समितियां गठित करने से प्रदूषण खत्म नहीं हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान। एक दिन में आईडीएफ ने हमास के 450 ठिकानों को किया नष्ट, अब तक 9,700 से अधिक लोगों की मौत। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में हमलावरों ने 9 लोगों को भूना, पूर्व राष्ट्रपति को भगा ले गए हथियारबंद। देश भर के लोगों को बेहद कम दामों पर मिलेगा प्याज, दाल और आटा, महंगाई पर केंद्र का एक्शन। डंकी से क्लैश के लिए तैयार है सलार, इस दिन रिलीज होगा प्रभास की फिल्म का ट्रेलर। शाकिब अल हसन ने उड़ाई खेल भावना की धज्जियां, एंजेलो मैथ्यूज हुई टाइम आउट, सोशल मीडिया पर फूटा फैंस का गुस्सा। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। देखिए, राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों में एक बार फिर से भूकंप के झटके लगे हैं। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। अभी तक किसी भी तरह के अप्रिय समाचार की सूचना नहीं है, यानी कि कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। भूकंप के झटके 4:16 पर महसूस किए गए। बता दें कि इस महीने में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। शुक्रवार की रात को नेपाल में भूकंप आया था, जिसमें लगभग 150 लोगों के मारे जाने की खबर है। भूकंप का केंद्र नेपाल है, जिसके झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। जर्मन रिसर्च सेंटर के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। आज का भूकंप 6.2 तीव्रता का रहा। वहीं नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी के अनुसार तीव्रता 6.4 रही थी। भूकंप का केंद्र आज भी नेपाल था। तेज भूकंप के झटके से लोगों में काफी दहशत थी। भूकंप की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे। भूकंप की कंपन कुछ सेकंड्स तक ही महसूस की गई थी। वहीं बात कर लेते हैं दिल्ली के पोल्यूशन की। दिल्ली में देखिए लगातार कुछ न कुछ हो रहा है। कहीं भूकंप के झटके आ रहे हैं तो वहीं प्रदूषण भी लोगों का दम घोट रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन से मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किया है। 13 से 20 नवंबर तक राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों के लिए ये नियम लागू किया जाएगा। स्कूलों में 10वीं 12वीं को छोड़कर बाकी सारी कक्षाएं 10 नवंबर तक बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार दोपहर हुई हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक के बाद ये जानकारी दी। गोपाल राय ने दिवाली के दौरान प्रदूषण में कमी के लिए यूपी और बीजेपी सरकार से भी पटाखों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध के बावजूद पिछली बार हमने देखा था कि कई जगह पटाखे छोड़े गए थे। इसके लिए पुलिस को निर्देश दिया गया है कि टीमों को सतर्क किया जाए। दिवाली आ रही है, वर्ल्ड कप का मैच है, उसके बाद छठ पूजा है। अगले समय में पटाखों को लेकर यूपी और हरियाणा की बीजेपी सरकारों से अनुरोध है कि वहां भी प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि प्रदूषण की स्थिति को और खतरनाक स्थिति में जाने से रोका जा सके। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर जनहित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने की याचिका पर विचार करेगा। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि ये जनहित याचिकाएं 28 अगस्त को सूचीबद्ध की जानी थी। हालांकि इस मामले को टाल दिया गया। इस पर सीजीआई ने जवाब दिया कि मैं कोर्ट रजिस्ट्री से जांच करूंगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हर कोई परेशान है। हवा की गुणवत्ता का स्तर लगातार गिरने से एक्यूआई गंभीर श्रेणी से अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका दाखिल हुई। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये पूरी तरह से नीतिगत मामला है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि अगर देश भर के सभी जिलों में समितियां होंगी तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा? चलिए बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। देखिए, इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं और हमास पूरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है।
7 अक्टूबर को हमास के हमले की जवाबी कार्रवाई में अब तक हमास के कई ठिकानों को इजरायली सेना तहस नहस कर चुकी है। इसी बीच इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि वो पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में व्यापक अभियान चलाकर उन्होंने हमास के लगभग 450 हमास लक्ष्यों को निशाना बनाया है। इसमें सुरंगें, आतंकवादी ठिकाने, सैन्य सुविधाएं, अवलोकन चौकियां और टैंक रोधी मिसाइल शामिल है। आईडीएफ ने गाजा के अंदर हमास के एक सैन्य परिसर पर कब्जा करने की भी घोषणा की, जिसमें अवलोकन चौकियां, हमास के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और भूमिगत सुरंगें थीं। आईडीएफ ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पिछले दिन आईडीएफ लड़ाकू विमान ने हमास के 450 से अधिक ठिकानों पर हमला किया, जिनमें सुरंगें, आतंकवादी सैन्य परिसर, निगरानी चौकियां, टैंक रोधी मिसाइल प्रक्षेपण चौकियां और बहुत कुछ शामिल है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में हथियारबंद लोगों ने जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। ये घटना राजधानी कोनार्की में हुई। गिनी के कानून मंत्रालय ने बताया कि इसी जेल में देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा दादिस कैमारा सहित अधिकारियों को रखा गया है। इसमें कैमारा सहित कुछ अधिकारी जेल से फरार हो गए। कानून मंत्रालय ने आधिकारिक रिपोर्ट में कहा कि 3 हमलावरों, 4 सैनिकों और अन्य 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। बयान में कहा गया कि फायरिंग में अन्य 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में रखा गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जेल अधिकारियों ने कहा कि हमलावरों की घुसपैठ के बाद सैनिकों ने घरों और कारों की तलाशी ली। तलाशी में पूर्व सैन्य नेता मौसा दादिस कैमारा और भागे हुए 2 अधिकारियों को ढूंढ लिया और उन्हें राजधानी कोनार्की सेंट्रल हाउस जेल में वापस डाल दिया गया। उन्होंने बताया कि जेल से भागे हुए अन्य बाकी जो अधिकारी हैं उन्हें खोजा जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने लगातार बढ़ रही महंगाई से उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत ब्रांड के तहत गेहूं के आटे की बिक्री शुरू की है। यह आटा अधिकतम 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर उपलब्ध होगा। इस मौके पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रांड के तहत गेहूं के आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। पीआईबी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ब्रांड आटा की खुदरा बिक्री शुरू होने से बाजार में सस्ती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी और इस महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ की कीमतों में नरमी जारी रखने की मदद मिलेगी। भारत आटा आज से केंद्रीय भंडार, नेफेड, एनसीसीएफ के लिए कि सभी भौतिक और मोबाइल आउटलेट पर उपलब्ध होगा और इसे अन्य सहकारी खुदरा दुकानों तक विस्तृत किया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। देखिए, दिसंबर में कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। इसमें 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। 22 दिसंबर को शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सलार पार्ट 1 सीज फायर रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर इन 2 बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश होते देखने को भी मिलने वाला है। सोशल मीडिया पर सलार की रिलीज के चलने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच ट्रेलर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म सलार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। एक्टर की आदि पुरुष भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फैंस उन्हें सलार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म का टीजर काफी पहले रिलीज किया जा चुका है, जिसमें प्रभास के एक्शन अवतार ने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दिया। अब इसकी जानकारी सामने आ गई है कि ट्रेलर कब आने वाला है। देखिए, सलार को लेकर ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि फिल्म सोलो रिलीज नहीं लेगी और डंकी से इसका बॉक्स ऑफिस क्लैश तो जरूर होगा। इस बीच फिल्म क्रिटिक रमेश बाला ने ट्वीट कर जानकारी दी कि ट्रेलर नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले हफ्ते में रिलीज कर दिया जाएगा। प्रशांत नील की ये एक्शन ओरिएंटेड फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होगी। अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। देखिए, वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच में बवाल मच गया। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज को देर से क्रीज पर पहुंचने की वजह से पवेलियन लौटना पड़ा। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन द्वारा की गई अपील की वजह से एंजेलो मैथ्यूज को एम्पायर्स ने टाइम आउट करार दिया। अक्सर विवादों में रहने वाले शाकिब ने एक बार फिर खेल भावना की धज्जियां उड़ा डाली हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल सदीरा समरविक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर देरी से पहुंचे। इसके साथ ही वो मैदान पर टूटे हुए हेलमेट के साथ आए और उन्होंने डगआउट में साथी प्लेयर से दूसरा हेलमेट लाने की मांग की। हालांकि इस बीच बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने एम्पायर से टाइम आउट की अपील कर दी। पहली बार में देखकर ये सिर्फ मजाक सा लगा, लेकिन एम्पायर ने इस अपील को सीरियस लेते हुए मैथ्यूज को नियमों के अनुसार पवेलियन जाने का फरमान जारी कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए